जरा सोचिए कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देश जिन्होंने अपने रेगिस्तान को भी ग्लोबल फाइनेंशियल हब बना दिया। लेकिन उसी इलाके में समंदर के उस पार बैठा ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास गल्फ रीजन में मौजूद सबसे बड़ा कोस्ट लाइन होने के बावजूद आज वहां पर कोई भी विकास दिखाई नहीं देता है। वहां ना कोई दुबई जैसे शहर है और ना ही सिंगापुर, और यहाँ तक कि वहां पर डेवलपमेंट के कोई भी स्टैंडर्ड्स तक दिखाई नहीं देते। एक और जहां गल्फ के सभी अरब कंट्रीज अपनी कोस्टल लाइन को ही के अपनी इकोनॉमी का लाइफलाइन बना करके चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ना जाने क्यों ईरान अपने कोस्ट लाइन को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ तक कि ईरान ने जो कुछ भी विकास अपने तेहरान जैसे इलाके में किया था, अब आखिर क्यों ईरान के ही लोग उसे छोड़ करके मकरान जाने की बातें क्यों कर रहे हैं। इसी बीच इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर थोपा गया यह युद्ध ईरान को और ज्यादा कमजोर करता जा रहा है। ऐसे में ईरान का क्या भविष्य होने वाला है और वर्तमान के समय में चल रहा यह युद्ध क्या उसे उसी भविष्य की तरफ धकेल रहा है। हालांकि वर्तमान के युद्ध में ईरान काफी बेबाकी से इसराइल और अमेरिका को जवाब देता जा रहा है, और ईरान ने एक तरीके से कहे तो अमेरिका को हारने के लिए विवश तक कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद कहीं न कहीं ये ईरान की ही गलतियां थी जिसकी वजह से आज ईरान को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और क्या ईरान इस युद्ध के बाद से अपनी इस गलती को सही करता हुआ दिखाई देगा? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ईरान का क्या भविष्य होने वाला है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पर्शियन एम्पायर हमेशा से ही एक लैंड पावर रहा है, और उसने अपनी राजधानी को तेहरान जैसे पहाड़ी इलाकों में बसाई ताकि वो पुर्तगाली और ब्रिटिश जैसे विदेशी समुद्री ताकतों से अपने आप को बचा सके। लेकिन उसके उलट एक और जहां ईरान ने अपने समुद्री इलाकों को पूरी तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया, तो वहीं समुद्र के उस पार अरब के सभी देशों ने अपने कोस्टल लाइन को ही अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाइफलाइन बना दिया। और यही कारण है कि आज के समय में ये देश ईरान से काफी हद तक आगे निकल चुके हैं। वहीं इसके उलट आज के समय में ईरान अपने समुद्री इलाकों से काफी दूर जाकर के तेहरान जैसे इलाकों में बसा हुआ है, जहां पर उसकी आबादी को पानी जैसी समस्याओं के लिए जूझना पड़ रहा है। और वर्तमान के ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आने वाले समय में ईरान को अपनी राजधानी को दक्षिण के इलाके में ले जाना पड़ सकता है। और इसी बात से यह समझा जा सकता है कि आखिर ईरान की आज के समय में क्या परिस्थिति हो चुकी है। ईरान से एक बहुत बड़ी गलती यह भी हुई कि पिछले दशकों में ईरान ने अपने अरबों डॉलर के तेल रेवेन्यू का ईरान के लिए बड़े बड़े पोर्ट सिटी बनाने के बजाय हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों को फंड करने में लगा दिया। वहीं 1979 के बाद से ईरान पर लगे प्रतिबंधों ने ईरान को ग्लोबल सप्लाई चेन से लगभग काट करके अलग कर दिया, और नतीजा ये रहा कि ईरानी करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर करेंसीज में से एक बन करके रह चुकी है। और इसकी वजह से आगे चल करके ईरान की जनता भी लगातार बढ़ रही इन्फ्लेशन से तंग आकर के सरकार के विरुद्ध में भी होती जा रही है। वहीं अब विदेशी ताकतें ईरान में सत्ता परिवर्तन करने के लिए लगातार माहौल बनाने का काम कर रही है, और इसीलिए बीच बीच में हमें दिखाई देता है कि ईरान के एक तबके में पूर्व राजकुमार रजा शाह पहलवी को लेकर के लगातार समर्थन के नारे दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़े तबके में धीरे धीरे पहलवी डायनेस्टी के समय के एडमिनिस्ट्रेशन को भी याद किया जा रहा है, जिस समय ईरान इस इलाके का सबसे मॉडर्न और अमीर देशों में से एक के रूप में जाना जाता था। विगत वर्षों में जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ लगातार विरोध झेले हैं, इसके वजह से ईरान को $3 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसी दौर में गल्फ के सभी देश जैसे कि यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे देश लगातार विकास के राह पर आगे बढ़ते चले गए। दरअसल इस खेल में विदेशी ताकतों ने एक तरफ डॉलर की सप्लाई को करते हुए वहां की स्थिति को अपने पक्ष में करने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के ऊपर में प्रतिबंध लगा करके वहां की स्थिति को लगातार खराब करने का काम किया। लेकिन अब लगता है कि अब यह स्थिति अपनी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, जहां पर डॉलर का ये खेल अब समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, और इतने वर्षों से जो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाए गए थे यह भी हटते हुए दिखाई देंगे। यानी कि हो सकता है कि यह जंग कुछ समय के लिए रुक जाए, लेकिन आगे चल करके कई कड़ियों में समाप्त होगी, जिसका नतीजा साफ साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि ईरान में काफी हद तक सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, और ईरान एक बार फिर से अपने उसी पुराने रूप में आता हुआ दिखाई देगा, जो ईरान काफी आधुनिक था और गल्फ के सभी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा सक्षम और मजबूत था। यदि आज भी हम सही से देखें तो हमें यही दिखाई देता है कि आज के समय में ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर उसके पास दो रास्ते हैं। या तो ईरान अपने उसी पुरानी कट्टरता को अपनाते हुए उसी आइसोलेशन में डूब जाए, या फिर अपने कोस्ट लाइन को दुनिया के लिए खोल करके दुनिया के आर्थिक विकास का केंद्र बन जाए। निश्चित तौर पर तेहरान से मकरान तक का सफर ईरान के लिए कहीं से भी सरल नहीं होने वाला है, लेकिन यदि ईरान को बचना है तो उसे समंदर की ओर देखना ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ईरान को आगे चल करके दुनिया के लिए अपनी इकोनॉमी को खोलते हुए आर्थिक विकास को चुनना होगा, और क्या आगे चल करके ईरान में वापस से शाह राजवंश की वापसी हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम जानना चाहेंगे कि आप लोग इस विषय में क्या सोच रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी किसी और विश्लेषण में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।